कि कितनी ट्रकें होंगी यहाँ पे? एनी टाइम तो 200-250 रहती है मेंटेनेंस के लिए। और ओवरऑल ट्रक की बात करें तो आपके पास ओवरऑल 1500 प्लस है। 1500 प्लस है। आपको मालूम होती है कि कौन सी ट्रक किस इलाके में चल रही होगी किस आपकी कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट होते हैं जब कोई ड्राइवर आता होगा? आपको लगता है कि भैया 50 ड्राइवर की आवश्यकता है, तब जो लोग आते हैं, जो काम करने वाले लोग, उनमें क्या देखते हैं आप लोग, क्या पैमाना होता है? ड्राइवर से तो सबसे पहले बाकी मुझे बताइए कि किस तरह से आपने इन 3-4 सालों में चीज़ों को संभाला, क्योंकि वीरा सेठ जब थे, पापा जी आपके जब थे, तब वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, दूसरे तरीके से हैंडल करते थे। उनके जाने के बाद, उनके निधन के बाद कैसे आप हैंडल कर रहे हैं चीज़ों को? फिर हम लोगों ने एक योजना निकाली सबको इंश्योरेंस देने की। जी। पूरे ड्राइवरों को हम लोगों ने 5 लाख का इंश्योरेंस दिया है। तो उसमें हमारे पिछले साल एक ड्राइवर की डेथ भी हुई, तो एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी, तो उसके परिवार वालों को 5 लाख रुपए की राशि तुरंत इंश्योरेंस कंपनी से मिली। यहाँ बिहार होटल होता है ना, उसके बगल में एक परदेसी टायर वाला था। उस टायर वाला ही क्या हमारा ऑफिस था, वही हमारा अकाउंट ऑफिस था, वही मेंटेनेंस ऑफिस था। उसी टायर दुकान के तंबू में ही बैठते थे हम लोग जी। उस तंबू में ही बैठ के पूरे लिखा पढ़ी अकाउंटिंग वहीं चलती थी। लास्ट टाइम आपने देखे थे कि विधानसभा चुनाव की बात हुई थी, उसमें चर्चा भी हुई थी, लेकिन 28 को लेके मतलब ऐसी बार फिर से चर्चा हो रही कि इंद्रजीत सिंह छोटू फिर से दावेदारी कर सकते हैं किसी पार्टी से। आपका प्यार वैशाली नगर के लिए है कि भिलाई नगर के लिए? मेरा पूरे भिलाई से प्यार है। कोई एक मेरी नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत सहोर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आज जो स्टोरी आप देखने वाले हैं, जो इंटरव्यू देखने वाले हैं, मुझे लगता है कि इनकी स्टोरी आज पहली बार आप देखेंगे। कैसे एक ट्रक से कारोबार शुरू हुआ था और आज साम्राज्य पहुंच चुका है 1500 ट्रकों का। HTC, आपने ये नाम सुना ही होगा, HTC ट्रांसपोर्ट कंपनी भिलाई की कंपनी है। और मुझे लगता है कि भिलाई और छत्तीसगढ़ की बड़े ट्रांसपोर्टर्स की अगर बात करें तो एक नाम आता है, वीरा सिंह। प्यार से लोग वीरा सेठ कहते हैं। आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने एक साम्राज्य खड़े किया, एक नाम बनाया, एक ब्रांड बनाया, HTC। आज उनके पुत्र इंद्रजीत सिंह छोटू से बातचीत करेंगे, उनकी कहानी जानेंगे कि HTC की कहानी क्या है, यानी कि शुरुआत की कहानी जानेंगे छोटू के माध्यम से, छोटू के साथ में। और मैं आज उन्हीं के ट्रक के यार्ड में खड़ा हूँ। यहाँ लगभग 250-200 के आसपास ट्रकें हैं। अभी आगे बात करेंगे तो पता चलेगा कि कितनी ट्रकें हैं। और अनटोल्ड स्टोरी है, इसमें कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है। हर वो चीज़ आपको जानने को मिलेगी HTC के बारे में, हर वो चीज़ आपको जानने को मिलेगी इंद्रजीत सिंह छोटू के बारे में। तो आगे आप बने रहिए वीडियो में, इंटरव्यू शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं इंद्रजीत सिंह छोटू, और प्यार से लोग छोटू भैया ही कहते हैं जी। बॉस, मैंने सही कहा? बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत है भिलाई टाइम्स में। और आज हम इनके यार्ड में मौजूद हैं, इनके गैरेज में मौजूद है, जहाँ पे लगभग मुझे लगता है कि कितनी ट्रकें होंगी यहाँ पे? एनी टाइम तो 200-250 रहती है मेंटेनेंस के लिए। और ओवरऑल ट्रक की बात करें तो आपके पास ओवरऑल 1500 प्लस है। 1500 प्लस है। आपको मालूम होती है कि कौन सी ट्रक किस इलाके में चल रही होगी किस बिल्कुल बिल्कुल मालूम रहता है। बिल्कुल, सब सॉफ्टवेयर बना है, सॉफ्टवेयर से सबकी डिटेलिंग रहती है। बिल्कुल। और भिलाई दुर्ग के लोग एक नाम जानते होंगे, वीरा सेठ। और ये जो साम्राज्य आप देख पा रहे हैं, ये उनका ही खड़ा किया साम्राज्य है, और आज उस साम्राज्य को संभालने वाले इंद्रजीत छोटू है। बाकी मुझे बताइए कि किस तरह से आपने इन 3-4 सालों में चीज़ों को संभाला, क्योंकि वीरा सेठ जब थे, पापा जी आपके जब थे, तब वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, दूसरे तरीके से हैंडल करते थे। उनके जाने के बाद, उनके निधन के बाद कैसे आप हैंडल कर रहे हैं चीज़ों को? चीज़ें हैंडल, पहले का समय कुछ और था जी, आज का समय कुछ और हो गया है जी। पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो आदमी को खुद फील्ड में 24 घंटे रह के मेहनत करनी पड़ती थी। और पहले ना मोबाइल थे, ना पेजर था। हमने पेजर के टाइम से काम किया हुआ है, मोबाइल भी नहीं था, फ़ोन भी नहीं था, कुछ नहीं था। पेजर आया, मोबाइल आया, और अब धीरे धीरे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, कंपनी टेक्नोलॉजी बहुत सारी आ गई हैं। तो पापा के टाइम में एक अलग तरीके से काम चलता था, आज हम लोग उसको अलग तरीके से, सॉफ्टवेयर से, टेक्नोलॉजी से, और गाड़ियाँ नई नई आ गई जो पूरी कंप्यूटर सिस्टम से गाड़ियाँ चलती हैं। गाड़ियों की ट्रैकिंग कंप्यूटर में होती है। तो सिस्टम चेंज हो गया है, उस सिस्टम को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। शुरुआत आप लोगों ने कितने ट्रक से की थी और कितने साल पहले शुरुआत किया था HTC? शुरुआत HTC की हुई थी एक गाड़ी से। उसके पहले पापा खेती करते थे। हमारी गन्ना रस की शॉप थी, जनरेटर शॉप थी, हम लोग जनरेटर से लोगों को लाइट की सप्लाई देते थे। ये कितने साल पहले बात होगी? ये है करीब 45 साल के आसपास, मेरी उम्र के पहले ही जी। तो पापा उस समय खेती करते थे जी। फिर गन्ना रस की ठेला था हमारा। तो फिर धीरे धीरे मेरे होने के बाद में भी मैंने भी गन्ना रस का ठेला चलाया उनके साथ में। छावनी थाने के बगल में हमारा ठेला था जी, हम लोग गन्ना रस बेचते थे वहाँ पे। तो मैंने भी पापा के साथ बहुत गिलास हुए हैं। वो रस निकालते थे। छोटे रहोगे आप? 4-5 साल की? मैं था करीब 7 साल का, 7-8 साल का था।
वो रस निकालते थे उस हम समय एक भी लोग। ट्रक नहीं थी। उस समय एक भी नहीं थी। उसके बाद फिर जब पहली ट्रक लिए, पहली ट्रक से फिर धीरे धीरे स्टार्ट हुआ ये कारवा, और आज 1500 प्लस पे आके 1500 चल रहा है अभी। कैसे हैंडल करते हो कि 1500 ट्रक है? और 1500 ट्रक के हैंडल पहले बहुत मुश्किल था। पहले हम लोग एक एक गाड़ी के पीछे दौड़ते थे। आज बताया टेक्नोलॉजी आ गई है, सिस्टम आ गए हैं, हर साइड पे मैनेजर रख दिए हम लोगों ने। जैसे आज इंटरनेशनल लेवल में लोग काम कर रहे हैं, हम तो फिर भी नेशनल लेवल में कर रहे हैं। हमारे आज 7-8 स्टेट में काम चलता है। यूपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, MP, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जी। तो इन सभी स्टेट में चलता है। तो सब जगह सिस्टम के कारण चल रहा है। जो टेक्नोलॉजी आज आई है जी, उसी की देन है कि इतना बड़ा काम आप बैठे बैठे संभाल सकते हो, एक जगह रह के संभाल सकते हो। बिल्कुल, ये बैठ तो नहीं सकते क्योंकि बैठना तो पॉसिबल ही नहीं है, हाँ। पर एक जगह रह के संभाल सकते हो। पहले हम लोग होता था कि एक गाड़ी अगर रायपुर में ब्रेक डाउन हुई है तो वो ड्राइवर भिलाई आता था, फिर आके हमको इन्फॉर्म करता था कि मेरी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है। हम फिर यहाँ से उठते पहले की बात है। पहले की फिर यहाँ से उठ के हम रायपुर जाते थे, उस गाड़ी को बना के आते थे। फिर हम लोगों ने पेजर लिया। जब पेजर आया तो हमारे पास पेजर लिया, 2 पेजर हमने लिए थे। तो 2-4 सुपरवाइजरों को दिए, जो जिस साइड में रहता था उसको इन्फॉर्म कर देते पेजर से, तो वो जाके प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। अब धीरे धीरे मोबाइल आ गया, इतना ईजी हो गया कि आप कहीं भी किसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर अब सॉफ्टवेयर ऐसे ऐसे आ गए हैं कि आप ओवरऑल वर्ल्ड में काम कर सकते हैं। जी। आपकी सारी गाड़ी ट्रैक होती होगी? हाँ, आपको सब मालूम ट्रैक होता है होती है, कंप्यूटर के माध्यम से कब कौन सी गाड़ी कहाँ चल रही है? पूरी गाड़ियाँ ट्रैकिंग में रहती हैं। GPS ट्रैक होता है सबका, तो सभी गाड़ी ट्रैकिंग में रहती है। ड्राइवर्स की बात करें, टोटल स्टाफ की बात करें, कितने लोग होंगे? ड्राइवर और टोटल लेबर्स और बाकी से देखेंगे तो करीब 5000 प्लस लोग जुड़े हुए हैं। मैकेनिक हो गए, स्पेयर पार्ट्स वाले हो गए, ड्राइवर हो गए, RTO का काम करने वाले RTO एजेंट हो गए, और ऐसे लोग 5000 लोग काम बटा हुआ, सबका सिस्टम है, सिस्टम बटे हुए। तो 5000 लोग करीब आज जुड़े हुए हैं हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी से। आपकी यूनियन है, उस यूनियन में आधे मतलब लगभग सभी लोग तो आपके ही होंगे, और बाकी जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके स्टाफ होंगे? हाँ, नहीं, वो तो अलग है। ये जो हमारी कंपनी में लोग 1500 गाड़ी हैं तो 1500 ड्राइवर, क्लीनर, 3000 तो यही हो गए जी। उसके बाद उनको मैनेज करने के लिए एक टीम पूरी रखनी पड़ती है, मैकेनिक्स की टीम रखनी पड़ती है। आज हमारे गैरेज में गाड़ी का पंचर से लेके गाड़ी की बॉडी रिपेयरिंग, इंजन, सब कुछ पेंट, सब यहीं बनता है। मतलब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। गाड़ी यहाँ अंदर घुसी तो यहाँ टोटल काम होगा, बन के आएगी, यहाँ से बन के वापस जाएगी। बिल्कुल। बाकी ये जो आपने यूनियन जो बनाया है ड्राइवर्स के लिए, जो वेलफेयर करते रहते हो आप लोग हर महीने, चाहे उनकी शादी हो, उनके बच्चों की पढ़ाई हो, उन बच्चों का देखा जाए तो हेल्थ के मामले में हो, सब कुछ आप लोग जिम्मा उठा रहे हो। कितने लोग होंगे उस यूनियन में और उस ड्राइवर्स में? यूनियन में भी करीब 2000-2500 गाड़ियाँ हैं हमारी एसोसिएशन में, जो भिलाई ट्रक टेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है जी। उस बिट्टा बोलते हैं। हाँ, BTTTA जी, तो बिट्टा बोल देते हैं भिलाई ट्रक टेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में। तो करीब 2500 गाड़ियाँ हैं, और हम लोग गाड़ी की लाइन से जुड़े हुए हैं, तो रोज़ आए दिन एक्सीडेंट देखने मिलते हैं। लोग ऐसा रहता है कि पैसे की कमी के कारण कई बार रोड में लाश रख के बैठ जाते हैं अपने परिजनों की, तो ये बहुत तकलीफदायक लगता है जी। तो 1-2 घटना ऐसी मेरे साथ हुई कि मेरे को खुद जाके उन्हें समझा के बॉडी उठवानी पड़ी। तब फिर मैंने सबसे डिस्कस किया, सबसे बातें की। फिर हम लोगों ने एक योजना निकाली सबको इंश्योरेंस देने की जी। पूरे ड्राइवरों को हम लोगों ने 5 लाख का इंश्योरेंस दिया है। तो उसमें हमारे पिछले साल एक ड्राइवर की डेथ भी हुई, तो एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी। तो उसके परिवार वालों को 5 लाख रुपए की राशि तुरंत इंश्योरेंस कंपनी से मिली जी। तो उससे ये हो गया कि उन्हें रोड पे बैठना नहीं पड़ा, उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई, आगे उनके बच्चों का भविष्य थोड़ा सेफ हो गया, जितना हो सकता है सेफ हुआ। बाकी तो हम लोग साथ में ही उनके। बिल्कुल। और एक ये रहा कि देखने को मिलता है कि बेटी की शादी करना बहुत लोगों को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सैलरी उतनी होती नहीं, आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहती तो वो नहीं कर पाते, सामान नहीं जुटा पाते। और आजकल डिमांड्स भी बहुत रहती है लड़के वालों की, हमें यहाँ शादी करना है, इस भवन में करना है, ये चाहिए वो चाहिए, तो वो होनी नहीं चाहिए समाज में से, पर होती है कि उसको प्रथा है अनादिकाल से चली आ रही है, उसको रोक नहीं सकते जी। तो वो देखते हुए हम लोगों ने बेटियों की शादी के लिए जो एक 25,000 रुपये का डोनेशन फिक्स किया, मतलब हम लोग सब अपनी तरफ से देते हैं, और हमारे एसोसिएशन के जितने मेंबर हैं सब ने इसको एक्सेप्ट किया, और सब ने मिल के डिसीजन लिया कि ये करना है हमें। उससे क्या होगा कि एक तो बेटियों की शादी में उनको तकलीफ कम हो, और हमारे एसोसिएशन में किसी को लोड नहीं पड़ता, उसमें जिसकी जो श्रद्धा रहती है, कोई 200 भी देता है, कोई 500 भी देता है, कोई 1000 भी देता है, कोई 5000 भी देता है। अगर मान लो आज 2 लड़की की शादी आ गई, 50,000 रुपये चाहिए,
तो यूनियन की मीटिंग कॉल होती है, भाई 50,000 रुपये अरेंज करो, अरेंज करनी है। तो कोई 200, 500, 1000, 2000, 5000 जो जिससे जितना हो जो सकता है। होता है वो अपनी श्रद्धा से सब। बिल्कुल। बाकी मैं अगर बात करूं, क्योंकि सबकी कंपनी के अलग अलग रिक्वायरमेंट होते हैं स्टाफ के रखने के, आपकी कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट होते हैं? जब कोई ड्राइवर आता होगा, आपको लगता है कि भैया 50 ड्राइवर की आवश्यकता है, तब जो लोग आते हैं, जो काम करने वाले लोग, उनमें क्या देखते हैं आप लोगों को, क्या पैमाना होता है? ड्राइवर्स का तो सबसे पहले लाइसेंस देखा जाता है कि वो हैवी लाइसेंस है कि नहीं, हैवी व्हीकल चलाने लायक है कि नहीं, और एक उनकी छोटी सी हम लोग यहाँ पर ट्रायल लेते हैं। हाँ, ट्रायल लेके देखते हैं कि वो गाड़ी, सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम रहती है गाड़ी रिवर्स करने में। अच्छा, वो ट्रक? हाँ, ट्रक और लोड गाड़ी अगर वो रिवर्स कर ले रहा है ईजिली, तो फिर वो ड्राइवर परफेक्ट है। हाँ। तो हम लोग हल्का सा ट्रायल लेते हैं, यहीं पे चलवा के गाड़ी रिवर्स करा के, फॉरवर्ड करा के, लोड गाड़ी कैसे ले जा रहा है, तो ये सब चीज़ें देखते हैं, और लाइसेंस देखते हैं, एक्सपीरियंस देखते हैं कितने साल का है। कई जगह से तो हम लोग एनओसी मंगाते हैं कि अगर तुमने उस कंपनी को छोड़ा है तो उसकी एनओसी लेकर आओ। हाँ, कोई झूठ क्यों छोड़ा है, वहाँ पे कोई चोरी करके छोड़े हो या फिर कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो एनओसी भी बहुत जगह से हम लोग मंगाते हैं। जैसे हमारे सीमेंट एसोसिएशन है, छत्तीसगढ़ सीमेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाए हम लोग, तो वहाँ पे कोई भी ड्राइवर किसी के यहाँ जाता है तो बिना एनओसी के। अच्छा, वहाँ पे एनओसी अनिवार्य है? एनओसी, जिस कंपनी को आप छोड़ के जा रहे हो वहाँ से लिखा पढ़ी करके आइए सर्टिफिकेट के साथ। क्योंकि कोई सीमेंट बेच के आ गया, क्या है, इस लाइन पे पूरे ओवरऑल इंडिया के ड्राइवर आते हैं। कोई यूपी से आ रहा है, कोई एमपी से आ रहा है, कोई झारखंड से आ रहा है, तो वो हमें नहीं पता रहता कि वो वहाँ क्या करके आ रहा है। तो इसीलिए एनओसी मंगा के हम लोग, जहाँ ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो एनओसी मंगा के फिर उसको रखते हैं। इस लाइन में सैलरी कैसे फिक्स होती है? ज़्यादा अनुभव ज़्यादा सैलरी, ऐसा कुछ? नहीं, लीड के हिसाब से रहता है। हाँ। कि अगर सैलरी तो सबकी एक फिक्स है जी। जैसे ड्राइवरों की सैलरी 15,000 कुछ फिक्स है जी, तो वो 15,000, किसी की 20,000 ऐसे फिक्स रहती है। जो उनका डेली का भत्ता रहता है जी, खाने का भत्ता, और जो बाकी वेजेस मिलते हैं उन लोगों को, वो रहते हैं कि आप यहाँ से बॉम्बे जा रही गाड़ी, तो वो तो 1000-2000 में होगा नहीं, उस हिसाब से उसका रेशो फिक्स है। मान लो ये गाड़ी यहाँ से भिलाई लोकल जा रही है, उसका रेशो अलग फिक्स है। भत्ता जो डेली का भत्ता जो है, एक भत्ता लैंग्वेज है हमारे इसमें, गाड़ी ड्राइवरी लाइन में। हाँ, कि हमें भत्ता कितना मिलेगा। ड्राइवर पहले आएगा तो पहले बोलेगा, पेमेंट नहीं पूछेगा, भत्ता कितना दोगे साहब, यहाँ चलो, यहाँ से यहाँ चलूँगा तो क्या भत्ता है रोज का, तो भत्ता सिस्टम ज़्यादा है अब इस लाइन पे। फिर भी मतलब यही बड़ी बात है कि इतना बड़ा साम्राज्य खड़े कैसे हुआ? मतलब वीरा सेठ ने अपनी कितना मेहनत लगाया होगा, खून पसीना बहाया होगा, इस साम्राज्य को खड़े किया होगा। वो आपको याद है कुछ? आप बहुत छोटे रहे होगे। बचपन से उनके साथ ही हूँ। बचपन से जी। मैंने पढ़ाई कमी की और उनके साथ ही लग गया मैं बिजनेस में। बहुत छोटी उम्र से बिजनेस कर रहा हूँ। गन्ना जैसे बताया आपको, साथ में उनके किया, फिर उनके साथ खेती की, फिर बचपन से उनके साथ साथ। तो उनका हर संघर्ष मैंने देखा कि वो, तो पहले तो हम बचपन में तो उनको 2-2 3 दिन देख नहीं पाते थे कि वो सुबह आज निकले हैं तो 2 दिन बाद आएंगे कि 3 दिन बाद आएंगे, वो ऐसा ही था ही नहीं। खुद ही ट्रक चलाते थे पहले? नहीं, ट्रक नहीं चलाते थे। कभी ट्रक नहीं चलाया? हाँ, नहीं, गाड़ियों के पीछे। ये बड़ी बात है, मतलब देखो इतने 1500 ट्रकों के मालिक रहे, उन्होंने कभी ट्रक ही नहीं चलाया। ट्रैक्टर चलाए हैं, खेती करते थे तो ट्रैक्टर से खेत जोतना, गन्ना काट के जब अपने गन्ना मशीन में लेके आते ट्रैक्टर में भर के लेके आना, तो वैसे ट्रैक्टर जो साथ में ला भाई ट्रैक्टर मैं चला देता हूँ, तू नहीं चला पा रहा मैं ले जाता हूँ, थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे, तो वो अलग सीन रहता था। पर खुद ट्रक नहीं चलाए, पर उन्होंने ट्रक के पीछे जो मेहनत लगती है वो अगर मालिक मेहनत नहीं करेगा तो ड्राइवर भी नहीं करेगा। अगर आप कंपनी का कोई भी ओनर है, मालिक है, अगर वही आराम से पड़ा हुआ है तो पूरा स्टाफ आराम से रहेगा। फिर वो जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे आपका स्टाफ नहीं करेगा, बिल्कुल दौड़ेंगे नहीं, भागेंगे नहीं। तो हमारे पिताजी गाड़ियों के पीछे लोड करा के उसको ले जाके खाली करा के वापस ला के लोड कराना। लोग एक ट्रिप मारते थे, उनकी गाड़ी 2 ट्रिप मारती थी, क्योंकि गाड़ी के पीछे रहते थे। पीछे अपने स्कूटर लगा दिया, स्कूटर से ले गए, पीछे पीछे गाड़ी खाली कराई, तुरंत अगर ब्रेकडाउन हुई गाड़ी तो हम लोग रातों रात गाड़ी बनाते थे कि अगले दिन सुबह वो गाड़ी लगनी भी चाहिए। हाँ। तो किसी भी आदमी की उन्नति में उसकी मेहनत ही काम आती है। आपके पापा की आपकी कौन सी उनकी कौन सी बात याद आती है ज़्यादा आपको? मतलब वो कहते रहे होंगे, सब बातें याद आती हैं। ऐसी कोई बात आपको लगता है कि वो बात कभी नहीं भूल सकते आप? बस वो जो मेहनत करने का उनका जज्बा था ना, वो हम लोग कभी नहीं भूल सकते। और हम एक ही चीज़ बोलते थे, जो भी करना है बेटा दिल से करो और खूब लगन से करो, तो और भला करते रहो। हाँ, जैसे उनका जो लोगों का भला करते रहो, जो तुमसे हो सकता है किसी का अच्छा, वो बिल्कुल करो। उसमें भगवान अगर तुम दोनों हाथ से बांटोगे भी तो तुम्हारा कभी खत्म नहीं होने देगा, तुम्हें कुछ ना कुछ देगा ही। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? मतलब स्कूल, कॉलेज? मेरा कॉलेज तो नहीं कर पाया, स्कूल मैंने गुरु नानक स्कूल से किया, सेक्टर 6 से। अभी 11th रेगुलर किया था जी, फिर 12th मैंने प्राइवेट दिया था। 12th तक ही पढ़ पाया, उसके बाद फिर काम धंधे में लग गया। मैं 7th 8th से काम में आ गया था। हाँ। हर गर्मी छुट्टी में मैं पापा के साथ ही, इसी यार्ड में? ये यार्ड तो नहीं था उस समय। हाँ। पहले हमारी ऑफिस था जी रोड में,
पहले ऑफिस भी किया था हम लोग, तो टायर दुकान के जो टेंट लगते थे ना पहले, वो टेंट के अंदर बैठ के हिसाब बनाते थे। टायर दुकान भी किसी और की थी जी, उसमें बैठ के वही जगह मिल गया था। हाँ, बस हाईवे कैंटीन के सामने जी, जो अभी आज तो अच्छी दुकानें बन गई हैं जी। जहाँ बिहार होटल होता है ना, उसके बगल में एक परदेसी टायर वाला था। उस टायर वाला ही क्या हमारा ऑफिस था, वही हमारा अकाउंट ऑफिस था, वही मेंटेनेंस ऑफिस था। उसी टायर दुकान के तंबू में ही बैठते थे हम लोग। जी, उस तंबू में ही बैठ के पूरे लिखा पढ़ी अकाउंटिंग वहीं चलती थी। फिर उसके बाद एमजी मार्केट बनी, फिर वहाँ पे एक शॉप किराए पे लिए, फिर धीरे धीरे वहाँ पे एक दो शॉप लिए, तो फिर वहीं से ऑफिस चल पड़ा। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हुई हैं। आप जब आप इस लाइन में आए होंगे तब उस समय ट्रक की संख्या कितनी रही होगी? 1500 ट्रक? तो हाँ, मैं था जब 5-7 गाड़ियाँ थी, तब से मैं आ गया था। धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती गई। बाकी मैं लास्ट टाइम आपने देखे थे कि विधानसभा चुनाव की बात हुई थी, उसमें चर्चा भी हुई थी, लेकिन 28 को लेके मतलब ऐसी बार फिर से चर्चा हो रही कि इंद्रजीत सिंह छोटू फिर से दावेदारी कर सकते हैं किसी पार्टी से, तैयारी है। और जिस हिसाब से शहर में होर्डिंग नज़र आ रही है, जो होर्डिंग में देख पा रहा हूँ कि मतलब मुझे नहीं लगता कि इतनी होर्डिंग्स, इतने फोटो, इतने पोस्टर, बैनर्स किसी नेता के लगते होंगे, एक आध को छोड़ दे तो। नहीं, ये होर्डिंग तो अब लोगों का प्यार है जो वो होर्डिंग और बैनर पोस्टर लगा रहे हैं। अब मैं मना भी करूंगा तो नहीं मानते नहीं मानते, वो आपके लिए प्यार करते हैं। तो इतना उन लोग प्यार है कि वो अपने आप ही लगाते हैं जी। और होर्डिंग पोस्टर बैनर से कोई नेता नहीं बन जाता और कोई चुनाव का दावेदार नहीं बन जाता। नहीं, इससे स्पष्ट तो है कि जनबल वाले तो हो आप। जनता का प्यार है, हाँ, पब्लिक का प्यार है, क्योंकि पब्लिक की हर जैसे शहर में जो पब्लिक मेरे पास जो आती है वो जिनका उनका काम कहीं नहीं होता, तो वो हमारे जैसे लोगों के पास आती है। हाँ। कुछ व्यापारियों के पास, कुछ अधिकारियों के पास, तो अगर हमसे उनको कुछ मदद मिल जाती है तो उनके चेहरे में कोई खुशी आ जाती है। या स्पोर्ट्स में कोई बच्चा कहीं एक्टिव लगता है कि उसके, आज मान लो कोई बच्चों का सिलेक्शन होता है फॉरेन जाने का, उनकी एसोसिएशन उनको भेज नहीं पाती, तो फॉरेन टिकट की मदद या फिर कुछ और मदद हम लोग ऐसे मिलजुल के पूरी टीम हमारी मदद कर देती है। तो लोग जुड़े हुए हैं दिल से, तो वो उन्हें बोलना भी नहीं पड़ता, वो अपने आप ही कर रहे हैं। जन सहयोग वाला काम तो रोज होता होगा आपके पास? होते रहता है डेली, मतलब कुछ ना कुछ। मैं आपके साथ बैठा था, देख पा रहा था बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे हैं, मतलब वो लोग नेताओं के पास भी जाते होंगे लेकिन उनको लगता है कि भैया वहाँ कोई उम्मीद नहीं हुई, वहाँ कोई उनकी पूरी नहीं हुई, वो आखिरी उम्मीद आप ही हैं। नहीं, वो वहाँ भी होती हैं। ऐसा नहीं, सबके यहाँ सब कुछ होता है। नहीं, सबके यहाँ सब कुछ होता है, पर ये कि हमसे जो बन पड़ पाता है, हमारी जो टीम है, हम लोग जितने लोग, हमारा ग्रुप है, जो भी हम लोग से बन पड़ पाता है कि हम चाहते हैं कि हमारे कुछ एक छोटे से प्रयास से किसी के चेहरे पे मुस्कान आ जाए, किसी का भविष्य बन जाए, किसी का घर चल जाए, किसी का परिवार में खुशियाँ आ जाए, तो वो हम लोग छोटे छोटे प्रयास करते रहते हैं। और रहा सवाल पॉलिटिक्स का, तो वो तो भाग्य की बातें रहती हैं। समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कभी मिला है ना मिलेगा। बिल्कुल। और मैं व्यापार करने में ज़्यादा ध्यान देता हूँ, और अगर भाग्य में लिखा होगा पॉलिटिक्स तो भी कर लेंगे। आपके मन में है कि नहीं है? नहीं, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मन में सिर्फ ये है कि समाज सेवा कर ही रहे हो। कई बार ऐसा लोग बोलते हैं कि भैया राजनीति में आके सेवा करने में ज़्यादा आनंद आता है, ज़्यादा अच्छा इजी हो जाता है, आप सदन कुछ जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पे सब चीज़ें इजी होती है। जैसे आज हम किसी की सेवा या मदद कर रहे हैं तो एक लिमिटेशन है हमारा जी, कि हाँ, अभी मान लो किसी को प्रॉब्लम में कोई आया तो मैं किसी को अधिकारी को फ़ोन करूँगा, भैया इसकी मदद कर दो, तो वो करे ना करे वो उसकी मर्जी है। नहीं भी करेगा कि बोले कौन है भैया, आप क्यों करूँ मैं, पार्षद भी नहीं है, पार्षद भी नहीं हूँ आप, तो वो किसी की मदद हम पूरी नहीं कर पाते। तो पॉलिटिक्स और पावर और बाकी चीज़ों से यही होता है कि आपके फ़ोन की सुनवाई होगी, आप किसी की मदद दिल से करना चाहते हो तो वो होगी, ज़्यादा अच्छे से होगी, ज़्यादा अच्छे से होगी। खाली पॉलिटिक्स में अगर आना भी पड़ा कभी भविष्य में तो खाली लोगों की सेवा करने के लिए आना चाहूँगा, अगर सेवा करने का मौका मिला इस टाइप का। बाकी अभी जितनी सेवा हो पाती है हम लोग करते हैं। पार्टी कोई डिसाइडेड नहीं है, पार्टी के साथ अच्छे संबंध है, सबसे संबंध अच्छे हैं, हम लोग व्यापारी लोग हैं, कोई पार्टी अभी फिक्स है नहीं हमारी। जो इस वीडियो देख रहे हैं, इस पार्टी के लोग देख रहे हैं, वो संपर्क जरूर करें। प्रचार मतलब जो है क्या बोलते हैं उसको, बहुत संभावना, असीम संभावना है इसके, ये कह सकते हैं। बाकी एक चीज़ और सवाल था मेरे मन में कि भिलाई को आप 10 साल 15 साल 20 साल पहले देखते थे, वो भिलाई आज कहाँ पर है और कहाँ जाना चाहिए? भिलाई अब है, हाँ, एजुकेशन हब नगरी है, एजुकेशन हब है और उद्योग नगरी भी है। अब भिलाई स्टील प्लांट के कारण ही भिलाई बना। भिलाई क्या बना, भिलाई के अगल बगल के 4-5 जिले ही सब तर गए। हाँ, छत्तीसगढ़ ही आज भिलाई के नाम, भिलाई स्टील प्लांट के कारण ही यहाँ तक पहुँचा है। बिल्कुल। तो इंडस्ट्रियल हब भी है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, यहाँ है, रायपुर में है, और अभी जगह जगह इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं। तो भिलाई में मैं जो अभी यूथ है हमारा, वो देखने को मिल रहा है कि गलत दिशा में जा रहा है।
मैं यूथ से तो हमेशा बोलता हूँ कि भाई आपको पढ़ने का मौका मिला है, आप पहले पढ़ो। एजुकेशन इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट जी। पहले आप एजुकेशन अच्छी लो, उसके बाद आपका जो पैशन है, जो मन है, जो करना चाहते हो वो दिल से करो, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाती है। ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको ये नहीं कि हर बच्चे को डॉक्टरी बनना है, हर बच्चे को इंजीनियरिंग बनना है, हर को IPS IAS ही बनना है, ऐसा नहीं है। पहले थी लिमिटेशन पढ़ाई में कि खाली BCom था, मेडिकल था, इंजीनियरिंग थी और कुछ नहीं था। आर्ट साहब हाँ, और आजकल तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं, इतने बच्चों के लिए स्कोप आ गए हैं कि वो हर चीज़ की पढ़ाई हर चीज़ में कर सकते हैं। सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट है बिल्कुल, और किसी भी तरीके सब्जेक्ट चूज़ करके आप आगे बढ़ सकते हो। और भिलाई इतना अच्छा शहर है कि ये मिनी इंडिया है, ये आप लोग जानते ही हैं। पूरे देश के लोग यहाँ पे आके बसे हुए हैं, इतना प्यार सद्भावना। एक बार जो यहाँ आकर रह ले वो छोड़ने वाला कहीं नहीं जा सकता। हम लोग जाते हैं बाहर तो 2 दिन में ऐसा लगता है कि कब भिलाई पहुँचे और भिलाई पहुँचे तभी सुकून आता है कि मैं भिलाई आ गए जी। भिलाई अभी बहुत प्रोग्रेस करेगा, पहले से भिलाई बहुत आगे बढ़ा है। मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, जब यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहीं जंगल था जी। हम लोग इस तरफ आते भी नहीं थे डर के मारे, और हमारे जहाँ आज मॉल बना है वो पूरा जंगल था। हमारा घर गोका में है, गोका घर से हम लोग जुनवानी नहीं जाते थे रात को, शाम के टाइम में उस रोड से जाना आना नहीं होता था, पूरा जंगल था वो। तो आज बहुत डेवलप हो गया है और आगे भी डेवलप और होगा। ये IIT आ गया है और नई नई चीज़ें आ रही हैं और बच्चे यहाँ के पढ़ भी रहे हैं और ग्रोथ भी कर रहे हैं और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर नाम भी कर रहे हैं। ये चीज़ कहते हैं लोग कि भिलाई का बंदा जो है दुनिया के हर देश में आपको मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भिलाई की खासियत है, यहाँ के जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जो टैलेंट है, दुनिया में जितने भी देश हैं वहाँ कोई ना कोई जगह भिलाई का बंदा मिल जाएगा। ये अपने आप में बड़ी बात है। भिलाई के बच्चे हर फील्ड में हैं जी। आज सिंगिंग से लेके आप इंजीनियरिंग देख लो, एजुकेशन में देख लो, IPS IAS देख लो, सब है। भिलाई में हर टाइप का टैलेंट है। बिल्कुल, बस उसको निखार के और निकलने की देरी है और निकलेगा ही। आपका प्यार वैशाली नगर के लिए है कि भिलाई नगर के लिए? मेरा पूरे भिलाई से प्यार है कोई एक मेरी जगह मेरे लिए कोई वो नहीं मायने नहीं रखती, पूरे शहर से मुझे प्यार है क्योंकि मेरा बचपन यहीं बीता है, बिल्कुल जवानी यहीं बीत रही है और अब बच्चे बड़े हो गए यहीं पे। जी जी जी, चलिए आनंद आ गया, बात करके मज़ा आ गया। बाकी हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या कहेंगे, भिलाई टाइम्स के लिए क्या कहेंगे आखिरी? भिलाई टाइम्स में मेरे यशवंत भाई का भिलाई टाइम्स हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी खबरें देते हैं, सच्ची खबरें देते हैं। तो मैं सबसे अपील करूंगा कि भाई की सब्सक्राइब करें चैनल को और सब बढ़ चढ़ के देखें और भाई को भी आगे बढ़ाना है हम लोग को। थैंक यू वेरी मच। हमारी बातचीत कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और काफ़ी दिनों बाद मुझे लगता है कि पहली बार इंद्रजीत सिंह छोटू की अनटोल्ड जो स्टोरी है वो देखने और सुनने को मिलेगी। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी कौन सी यादें हैं छोटू जी के साथ में, वो जरूर बताइएगा।